बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी कैट का फर्स्ट ईयर का लास्ट यूनिट थर्मोडायनेमिक्स। इस थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हम हीट एंड टेम्परेचर को डिस्कस करते होते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स के इस यूनिट में हम सबसे पहले बच्चों ये देखेंगे कि हीट क्या होती थी। क्या देखेंगे हम बच्चों कि हीट क्या होती थी। हीट का नाम आप सब बच्चे बहुत बार सुनते आए हैं कि ये बेसिकली एनर्जी की एक फॉर्म है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी heat is a form of energy which travels from hot body to cold body। हीट एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म होती है जो हमेशा किसी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रेवल करती है। हॉट बॉडी से किसकी तरफ ट्रेवल करती है? हमेशा कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रेवल करती है। अगर आपसे यहां पर यह पूछा जाए कि भाई हीट फ्लो ही क्यों करती है, तो याद रखिएगा हीट हमेशा उस जगह पर फ्लो करेगी ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर दो बॉडीज के दरमियान में टेम्परेचर का डिफरेंस ही नहीं है तो बच्चों हीट फ्लो नहीं करती। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि एक बॉडी है हमारे पास, वो हॉट है, एक बॉडी है कोल्ड, तो जब हम उनको आपस में कांटेक्ट में लेके आते हैं तो हमें पता है कि एनर्जी जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देती है और उस वक्त तक ट्रेवल करती रहती है जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, यानी दोनों एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते। अगर हम बात करें हीट के एसआई यूनिट की, तो याद रखिएगा जो हीट का एसआई यूनिट है वो क्या होता है? वो जूल होता है। जितनी भी हीट्स हैं उन तमाम का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है बच्चों? जूल होता है। इसके अलावा जो बच्चों हीट हम पढ़ते हैं, हीट का जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एसआई यूनिट है ये हम फिजिक्स की दुनिया में क्या पढ़ते हैं। इसी तरह फिर एक और आपको बताते हैं सीजीएस यूनिट इसका क्या है, और एक हम कहते हैं जी इसका एफपीएस यूनिट क्या है, और इसका एफपीएस यूनिट। अच्छा, अगर अब हीट के सीजीएस यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट की बात करें, तो एसआई यूनिट तो आपको पता है कि हीट का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल होता है। जबकि सीजीएस यूनिट जो है बच्चों ये याद रखिएगा ये कैलोरी होता है। क्या होता है? कैलोरी। और जो एफपीएस यूनिट होता है फुट पाउंड सेकंड, इसको हम बीटीयू बोलते हैं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये क्या होता है? बीटीयू होता है। अब इसकी कन्वर्जन्स थी जो कि आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। जो 1 कैलोरी होती है, 1 कैलोरीज, ये बराबर होता है 4.186 जूल के बराबर होता है। राउंड अबाउट इतनी वैल्यू होती है। और जो 1 बीटीयू होता है, 1 बीटीयू ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो होता है हीट का, ये बराबर होता है 252 कैलोरीज। 252 कैलोरीज के बराबर होता है। अब ये जो कैलोरीज होती है बेसिकली हम ये कहते हैं कि ये ऐसी हीट होती है जो 1 ग्राम टेम्परेचर, 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने में इस्तेमाल होती है। यानी अगर मैं कैलोरी की डेफिनेशन करूं तो ये कैलोरी बेसिकली क्या होती है बच्चों? याद रखेगा हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम, टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। यानी किसी भी 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए हमें जो हीट चाहिए होती है उसको हम कैलोरीज बोलते हैं। और बीटीयू इस तरह होती है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड ऑफ वाटर, क्योंकि हमें पता है कि जो मैस का एफपीएस यूनिट होता है वो पाउंड होता है। 1 पाउंड ऑफ वाटर थ्रू
1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये 1 फ़ारेनहाइट तक हम किसी भी वाटर का 1 पाउंड वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट देते हैं उसको हम BTU बोलते हैं। तो ये कुछ बातें थी हीट के बारे में जो कि आप सबको बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। क्या ख्याल? इसके बाद अब हम थोड़ी सी बातें करते हैं बच्चों टेम्परेचर के बारे में। किसके बारे में? टेम्परेचर के बारे में, कि ये टेम्परेचर क्या होता है। तो टेम्परेचर की डेफिनेशन भी आप स्कूलों की मिसों से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है जी, बचपन से लेके अब तक जो आपने टेम्परेचर की डेफिनेशन और टेम्परेचर की बातें पढ़ी हैं। सबसे पहली तो आप ये पढ़ते हैं कि टेम्परेचर बेसिकली हमें ये बताता है किसी भी बॉडी की डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई भी बॉडी कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है, तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में हमें जो फैक्टर बताता है उसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं। ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी व्हेन दे आर इन थर्मल कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। यानी कि टेम्परेचर क्या है? एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है विच डिटरमाइंस, जो कि हमें किसके बारे में बताती है? विच डिटरमाइंस, टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट के बारे में बताती है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट के बारे में बताती है। जब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ थर्मल कॉन्टेक्ट में लाई जाती हैं तो बच्चों हीट की फ्लो की डायरेक्शन जो फिजिकल क्वांटिटी हमें बताती है उसका नाम है बेसिकली टेम्परेचर। क्या नाम है? टेम्परेचर इसका नाम है। और याद रखिएगा ये हमें लेवल ऑफ थर्मल एनर्जी इन अ बॉडी को भी डिस्क्राइब करता है। टेम्परेचर डिस्क्राइब्स लेवल ऑफ थर्मल एनर्जी इन अ बॉडी। किसी बॉडी में कितनी थर्मल एनर्जी है, उस थर्मल एनर्जी का लेवल हमें बताता है कौन? टेम्परेचर। जारी बात है जहां पे थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी हम कहेंगे वो बॉडी का टेम्परेचर उतना ज्यादा है, जहां पे थर्मल एनर्जी कम होगी जिस बॉडी में हम कहेंगे उसका टेम्परेचर क्या है? कम है। इसके अलावा हम ये भी कहते हैं टेम्परेचर इज मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस। टेम्परेचर इज मेजर ऑफ एवरेज, इसका हम अपनी बुक के अंदर प्रूफ भी पढ़ते होते हैं, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। किसी भी गैस में के मॉलिक्यूल्स की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बेसिकली हमें टेम्परेचर के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है बच्चों? टेम्परेचर के बारे में बताती है। तो हम यहां पर ये भी कहते होते हैं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये बेसिकली सारी बातें थी बच्चों किसकी? टेम्परेचर की। किसकी बातें थी? टेम्परेचर की। फिर इसके बाद हम यहां पर ये भी कहते हैं कि ये एक मैक्रोस्कोपिक, टेम्परेचर इज माइक्रोस्कोपिक दी मैक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि हॉटनेस या कोल्डनेस को हमारी सेंस के साथ रिलेट करवाती है। तो ये याद रखिएगा, ये कोई छोटा काम नहीं, इसका बड़ा बड़ा काम है ये। तो मैक्रोस्कोपिक फिजिकल क्वांटिटी है ये। क्या ख्याल है? इसके बाद टेम्परेचर के स्केल्स के बारे में आप लोग पढ़ते होते हैं कि टेम्परेचर स्केल्स कौन कौन से हैं, उनकी कन्वर्जन क्या है, कन्वर्जन फार्मूला ऑफ टेम्परेचर स्केल्स, कन्वर्जन फार्मूलाज ऑफ टेम्परेचर स्केल। अगर आप एमडी कैट का सिलेबस उठाकर देखेंगे तो आपको ना उसमें ये टॉपिक लिखे हुए नजर नहीं आएंगे, मगर क्योंकि पुत्र ये हीट, टेम्परेचर और इनसे रिलेटेड बातें बहुत ज्यादा अभी आगे होनी है, इसलिए मैं आप लोगों को ये बातें बता रहा हूं। और क्योंकि हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर के स्केल्स की तो बात लाजमी करनी बनेगी। उसकी वजह यह है कि कई दफ़ा आपको टेम्परेचर डिग्री में, केल्विन में दे देता है और उसको डिफरेंट यूनिट्स के अंदर पूछा होता है, इसलिए हमें टेम्परेचर स्केल्स की कन्वर्जन्स को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। और यहाँ पर इसकी जो कन्वर्जन्स हैं जो आप बेसिकली पढ़ते थे वो हम देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले नंबर पे हम इसमें जो कन्वर्जन पढ़ते हैं वो एक है कि कोई भी टेम्परेचर आपको दिया हो अगर डिग्री सेल्सियस में, तो आपने टेम्परेचर निकालना हो केल्विन में, तो केल्विन में टेम्परेचर निकालने के लिए आप क्या काम करते हैं, डिग्री वाले टेम्परेचर में, सेल्सियस वाले टेम्परेचर में 273 ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 273 ऐड कर देते हैं। इसी तरह अगर आपने सेल्सियस में टेम्परेचर निकालना है तो आप क्या काम करते हैं, केल्विन वाले टेम्परेचर में से 273 को माइनस कर देते हैं, बल्कि इसको हम इधर लिख देते हैं। क्या काम करेंगे, अगर इसी में से अगर हम निकालें
तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि अगर हमने टेम्परेचर सेल्सियस में निकालना है तो केल्विन में जो टेम्परेचर दिया गया है उसमें से 273 माइनस करें तो हमारे पास डिग्री में टेम्परेचर आ जाए, सेल्सियस में टेम्परेचर आएगा। तो सेल्सियस से केल्विन और केल्विन से सेल्सियस में कैसे जाना है, ये कन्वर्जन आपके सामने है। इसके बाद एक और कन्वर्जन है बड़ी छोटी सी कि अगर आपके पास सेल्सियस में है कोई टेम्परेचर आपने कैलकुलेट करना है तो आप क्या काम करें, 5/9 को मल्टीप्लाई करवा दें किससे, फ़ारेनहाइट वाले टेम्परेचर को माइनस कर दें 32 में से। और इसी तरह जब हम यहाँ पे फ़ारेनहाइट में अगर निकालना चाहें तो हम ये कहते हैं कि अगर आप फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को निकालना चाहते हैं तो फ़ारेनहाइट के लिए आपको 9/5 और यहाँ पर हमें टेम्परेचर पुट करना पड़ेगा सेल्सियस वाला +32। ये कन्वर्जन्स हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये आपने मैट्रिक में पढ़ी हुई है, केमिस्ट्री के अंदर इनको आपने काफ़ी डिटेल्स के अंदर पढ़ा हुआ है, बट फिजिक्स में फिर भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि चले एमसीक्यूज के हवाले से अगर कोई कन्वर्जन आ जाती है तो वहाँ पे आपने परेशान नहीं होना कि पता नहीं क्लास के अंदर तो ये चीज़ें डिस्कस हुई नहीं थी। इसके बाद बच्चों एक और कन्वर्जन है कि अगर आपको टेम्परेचर दिया हो फ़ारेनहाइट में और आपने फ़ारेनहाइट से डायरेक्ट केल्विन में जाना हो तो उसके लिए कन्वर्जन ये है कि अगर आपने केल्विन में जाना है तो आपको ये पता है कि आप 273 में डिग्री ऐड करते हैं ना सेल्सियस, तो सेल्सियस वाला फार्मूला ये पुट कर दें 5/9 फ़ारेनहाइट -32। तो ये हमारे पास बच्चों फ़ारेनहाइट से डायरेक्ट केल्विन में जाने का फार्मूला। फिर इसी का एक और भी थोड़ा सा डिफरेंट करके भी आता होता है कि अगर आपको केल्विन में दिया और आपने फ़ारेनहाइट में निकालना हो तो फ़ारेनहाइट में अगर निकालना है तो फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए 9/5 केल्विन वाला टेम्परेचर -273, केल्विन वाला टेम्परेचर -273 +32, यानी कि ये ऊपर वाले फार्मूले में ही मैंने बस डिग्री की जगह पे अपना सेल्सियस की जगह पे केल्विन -273 पुट कर दिया। तो अब ये जो आपके पास फार्मूलाज आए हैं बच्चों, इनको आपने अपने माइंड के अंदर रखना है, ये सारे एमसीक्यूज के लिहाज से आपसे पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल shows the same reading at a temperature of -40 डिग्री, वेरी मशहूर एमसीक्यू। एट -40 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल, सेंटीग्रेड एंड सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल shows the same reading, shows the same reading। तो बच्चों ये सेम रीडिंग शो करते हैं। आप पुट करके देख सकते हैं इसको, ठीक है। अदरवाइज आप एमसीक्यू के लिए अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं जुबानी तो याद रखें। इसी तरह सेल्सियस डिग्री जो होता है वो बड़ा होता है या फ़ारेनहाइट डिग्री बड़ा होता है। तो अभी हम देख चुके हैं कि जो सेल्सियस डिग्री है वो बेसिकली 9/5 टाइम्स लार्जर होता है किसी फ़ारेनहाइट डिग्री से। तो एक ये भी एमसीक्यू के लिहाज से पॉइंट ज़हन में रखें। क्या पॉइंट है कि सेल्सियस डिग्री, ठीक है जी, इज ग्रेटर देन फ़ारेनहाइट बाय अ फैक्टर ऑफ 9/5। तो ये भी एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, बट इनकी डिटेल डिस्कशन के अंदर भी हमें जाने की जरूरत नहीं है। फिर अभी आप लोगों ने ये भी 3 पढ़े हैं, और भी 2 स्केल और होते हैं मगर उनको हमें जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर कन्वर्जन्स के अंदर याद रखिएगा ये बड़े मशहूर एमसीक्यूज हैं जो मैं आपको बताने लगा हूं, और ये डिफरेंट पेपर्स के अंदर देखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अगर आपसे पूछा जाए भाई बताएं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, अच्छा इसी तरह आपसे पूछा जाए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है। ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो डिफरेंट पेपर्स में देखे गए हैं और ये आपसे मैं पूछ रहा हूं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ये बड़ा मशहूर एमसीक्यू है, ये बोर्ड के पेपरों में भी कई दफा आता है कि बॉडी का नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, बॉडी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, और उसके बाद एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो। अब आपने ना ये तीनों वैल्यूज, ये चारों आपने बताने हैं। हमने जो स्केल्स पढ़े हैं केल्विन, डिग्री और फ़ारेनहाइट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर याद रखिएगा बच्चों, केल्विन में जो होता है ये 373 होता है,
कितना होता है 373। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो 273 केल्विन होता है, जबकि बॉडी का टेम्परेचर 310 केल्विन होता है और एब्सोल्यूट जीरो जो होता है वो 0 केल्विन होता है। ये सारी बातें हमने की हैं केल्विन में। अब पेपर में वहां पे वो केल्विन में तो नहीं ना आपसे पूछ सकता, वो किसी भी यूनिट में पूछ सकता है। तो अगर वो आपसे पेपर में बच्चों पूछ ले कि भाई मुझे केल्विन में नहीं आंसर चाहिए बल्कि मुझे आंसर किस में चाहिए, मुझे तो आंसर चाहिए डिग्री में, तो अब आपको पता है केल्विन से डिग्री में जाने के लिए 273 इसमें से माइनस कर देते हैं तो ये 100 डिग्री सेल्सियस बनता है। इसमें से 273 माइनस करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस आएगा, इसमें से 273 माइनस करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस आएगा, इसमें से 273 माइनस करेंगे तो -273 डिग्री सेल्सियस एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू होती है। अच्छा, फिर इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर कि अगर मैं इन्हीं को आपसे पूछता हूं फ़ारेनहाइट, तो अब वही ऊपर वाली कन्वर्जन लगाएं कि आप डिग्री वाले को इधर पुट करते जाएं यहां पर और फ़ारेनहाइट में आपके आंसर आते जाएंगे। तो ये याद रखिएगा ये 212 फ़ारेनहाइट है, ये कितना होता है 32 फ़ारेनहाइट होता है। इसी तरह ये जो वैल्यू आती है फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट आता है, बड़ा मशहूर एमसीक्यू है ये, और ये -460 फ़ारेनहाइट आता है। तो ये आपके पास कितने एमसीक्यूज बन गए हैं अगर आप गौर से देखें तो ये आपके पास बच्चों बेसिकली 12 एमसीक्यूज मैंने लिखे हैं आपके साथ। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जिनको आप लोगों ने अपने जहनों में रखना। तो ले जी, अभी तक हमने बात की है हीट की, टेम्परेचर की। इसके बाद अब हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की। किसकी बात करते हैं बच्चों? इंटरनल एनर्जी की। ये इंटरनल एनर्जी क्या चीज होती है? और थर्ड पॉइंट इज इंटरनल एनर्जी। इसकी डेफिनेशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सम ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, सम ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जिसमें हम आमतौर पे इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इन मॉलिक्यूलर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। अब हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा किसी भी बॉडी में होती है किसकी वजह से? ड्यू टू मोशन। काइनेटिक एनर्जी तो गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से होती है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी उनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से होती है। और अभी हम पोस्टुलेट्स इसके पढ़ेंगे, बल्कि आपने इसके काइनेटिक थ्योरी और गैसेस के पोस्टुलेट्स अगर पढ़े हो तो याद रखिएगा जो आइडियल गैस होती है, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में किसी भी किस्म की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद नहीं होती और उनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। जब उनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी तो उनकी इंटरनल एनर्जी जस्ट काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगी। इसलिए हम यहां पर कहते होते हैं कि किसी भी आइडियल गैस में काइनेटिक एनर्जी के बढ़ाने से इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। और काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक, आइडियल गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। यहां से फिर एमसीक्यू निकलते हैं, यहां से और भी कुछ एमसीक्यू कि अगर हम किसी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, अगर एक बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए और अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज कर जाए, बड़े मशहूर एमसीक्यू है जी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट से मुराद है कि इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी? कांस्टेंट। जबकि टेम्परेचर इंक्रीज अगर कर गए इसका मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी अभी इनिशियल से। अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर गए इसका मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी इज लेस देन इनिशियल इंटरनल एनर्जी। तो इन तमाम केसेस में अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगी। यहां पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी यूएफ माइनस यू आई आएगी। यूएफ बड़ा है, यू आई छोटा है, तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव आएगा। इसी तरह इंटरनल एनर्जी के चेंज में यूएफ माइनस यू आई है, अब यूएफ छोटा है यू आई बड़ा है, तो इसका डिफरेंस जब लेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। तो याद रखिएगा जब इंटरनल एनर्जी का चेंज नेगेटिव होता है इसका मतलब है टेम्परेचर डिक्रीज कर गया है। जब इंटरनल एनर्जी का चेंज पॉजिटिव होता है इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर गया। और जब इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो है इसका मतलब है कि उस सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये 3 एमसीक्यूज है, बड़े मशहूर एमसीक्यू जो कि आप लोगों को जुबानी आने चाहिए। इसके बाद हम कहते होते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है ये एक स्टेट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। अब इसको स्टेट फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो होती है ये ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इनिशियल एंड
फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम के ऊपर ये डिपेंड करती है, ठीक है जी। एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। हम प्रेशर वॉल्यूम के दरमियान में जो ग्राफ बनाते हैं या उनमें जो पाथ आता है उनके पाथ के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम के ऊपर ये डिपेंड करती है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन बोलते हैं। ये वो बातें जो आपने पहले पढ़ी हुई हैं। उसके बाद हम ये भी कहते हैं इट इज जस्ट लाइक या सिमिलर टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो भी आपको पता है कि वर्क डन जो होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, वो भी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें अगर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर जो हम लोग बचपन में ग्राफ इसके पढ़े थे, तो अगर ग्राफ की बात करें कि हमारे पास यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर सपोज करें प्रेशर है, एक्स एक्सिस पर सपोज करते हैं वॉल्यूम है, और मैं आपसे कहता हूँ जी कि हमारे पास दो गैसेज हैं, ठीक है जी, और उन गैसेज का पीवी ग्राफ कुछ यूं है। मतलब हम यहां से चलना शुरू हुए, गैस का पीवी ग्राफ कुछ यूं आया, एक का पीवी ग्राफ कुछ यूं आया। अब इस गैस के लिए इंटरनल एनर्जी सपोज करें U1 है, इस गैस के लिए इंटरनल एनर्जी U2 है, तो बताएं किसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी। हम ये कहेंगे कि दोनों का इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, लिहाजा इंटरनल एनर्जी इन दोनों केसेस में क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का पाथ के साथ कोई तल्लक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के साथ है। तो अगर आप गौर से देखें, इस पॉइंट पे प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है, इस पॉइंट पे भी प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है, मगर दोनों का इनिशियल और फाइनल एक ही है। जो वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम पहली वाली कर्व का है वही दूसरी का है, जो प्रेशर पहली वाली कर्व का इनिशियल वही दूसरी का है। इसका मतलब दोनों का प्रेशर और वॉल्यूम इनिशियल सेम है, लिहाजा हम कहेंगे कि ये स्टेट फंक्शन है और ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ले बच्चों, ये कुछ बातें थी इंटरनल एनर्जी के बारे में। इसके बाद हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ते होते थे, अगर आप लोगों को याद हो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो कि आपकी बुक के अंदर लिखे गए हैं, और कुछ हम वो भी डिस्कस करेंगे जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं बुक में, मतलब उनको ज्यादा डिटेल में नहीं बताया गया। सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि हमें पता है कि किसी भी जो कंटेनर है, अगर हम किसी कंटेनर में गैस फिल कर देते हैं तो उस गैस के लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस, फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस, थोड़े से वॉल्यूम में, कहता है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कहता है उसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि अनकाउंटेबल होते हैं, हम उनको गिन नहीं सकते, ये इतने ज्यादा होते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होते हैं, टिनी होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, न्यूट्रल होते हैं और इलास्टिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। यहां पर आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि जो फाइनाइट वॉल्यूम होता है गैस का, उसके अंदर जो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी क्या क्या चीज सेम होती है। तो याद रखिएगा वो मॉलिक्यूल्स एक तो आइडेंटिकल होते हैं, दूसरा बड़े छोटे होते हैं, टिनी होते हैं, फिर उसके बाद तीसरी बात यहां पर वो स्फेरिकल शेप के होते हैं। हम आमतौर पे गैस के मॉलिक्यूल्स को स्फेरिकल शेप का लेते हैं, और उसके बाद उनकी जो नेचर होती है आमतौर पे वो हम क्या लेते हैं, न्यूट्रल नेचर लेते हैं। और पार्टिकल्स जो होते हैं वो इलास्टिक होते हैं, वो टकरा के इधर उधर जा रहे होते हैं ना, तो इलास्टिक पार्टिकल्स होते हैं। इनको हम बेसिकली, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी ये प्रॉपर्टीज होती है। इसके बाद बच्चों गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हर डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स बच्चों, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं आर मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। हर डायरेक्शन में गैस के मॉलिक्यूल, क्योंकि चर्सी मोशन में होते हैं, रैंडम मोशन में होते हैं, तो हर डायरेक्शन में बच्चों ये जा रहे होते हैं। ये कौन सी मोशन में होते हैं, हम आमतौर पे ये कहते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन। तो किसी भी कंटेनर में जब आप गैस फिल कर देते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं, क्या ख्याल है। और
ये जो बात थी ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ने की थी। किसने की थी? मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ने। आपकी बुक्स के अंदर ये नहीं लिखा, बट जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। क्या ख्याल है? और फिर उसके बाद नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स। नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के दरमियान में किसी भी किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। यह बात काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने की हुई है। और याद रखिएगा कि इनकी जो कोलिजन होती है ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होती है बस। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कौन सी होगी भला? जिसमें काइनेटिक एनर्जी इनकी मॉलिक्यूल्स की बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन रहती है। और याद रखिएगा, दे डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। डू नॉट एक्सर्ट, क्योंकि ऊपर बता दिया ना नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब यही है, डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। हाँ, मगर जब टकराते हैं भाई तब तो ये फोर्स लगाएंगे ना एक दूसरे के ऊपर। तो एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन के दौरान ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स जरूर लगाते हैं। क्या ख्याल? फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि साइज जो होता है मॉलिक्यूल्स का, गैस के मॉलिक्यूल्स का, साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, size of the gas molecules is much smaller than the intermolecular spacing. Intermolecular spacing, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है बच्चों, जो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स है वो बहुत छोटा होता है। इसी तो हम इनको पॉइंट पार्टिकल्स बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस। किसी भी कंटेनर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस इज कांस्टेंट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इसके बाद और भी बच्चों इसके काफी पोस्टुलेट्स डिफरेंट बुक्स के अंदर लिखे हुए हैं, बट हमारे जो इस लेवल के ऊपर मेन थे वो आप लोगों को बता दिए गए। हमारे इस चैप्टर का अब असल टॉपिक बच्चों शुरू होने लगा। ये जो अभी तक हमने ऊपर हीट, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी हैं, ये तो बहुत आसान चीजें थी। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो है प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस, टेम्परेचर ऑफ गैस, फिर गैस लॉज आएंगे। तो ये बड़े आसान टॉपिक हैं, इनको बस आप लोगों ने ध्यान से अब गौर से सुनते जाना है चीजों को, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे प्रेशर ऑफ गैस का जो ये लॉन्ग क्वेश्चन आप अपनी किताबों में पढ़ते थे, ये आप लोगों ने बड़ी डिटेल के अंदर पढ़ा हुआ है इसका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन। हम अब लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं पढ़ेंगे पेपर में, ये तो नहीं आएगा डिस्क्राइब प्रेशर ऑफ अ गैस इन डिटेल, मगर हमें पता है प्रेशर का फार्मूला क्या था? फोर्स ओवर एरिया। फोर्स क्या थी? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, नीचे एरिया अपनी जगह पे। तो हम ये कहते हैं चेंज इन मोमेंटम ऊपर, नीचे टाइम और एरिया। तो ये डेल्टा पी को हम बोलते हैं मोमेंटम ट्रांसफर्ड, टी को बोलते हैं टाइम, ए को बोलते हैं एरिया। मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ गैस। क्या बोलते हैं इसको हम? कि जब भी गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराते हैं तो मोमेंटम जब उनका ट्रांसफर होता है, तो मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर्स, या आपस में जब वो टकराते हैं, मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ द गैस। जब हम इसी चेंज इन प्रेशर को यूं लिखते हैं तो हम ये भी कहते हैं अपना चेंज इन मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इनटू एरिया। और जब हम चेंज इन मोमेंटम इनके गैस के मॉलिक्यूल्स का मालूम करते हैं तो उसकी कैलकुलेशंस आपने पढ़ी है, -2mv1x आता था अगर आपको याद हो। नीचे जो टाइम होता था ये भी 2l/v1x आता था। ये कैसे आता था अब ये बस याद रख ले।
तो गैस के मॉलिक्यूल्स का जो टाइम ऑफ कोलिजन होता है, टी है टाइम ऑफ कोलिजन है, ये 2L/v1x होता है, और चेंज इन मोमेंटम -2mv1x होता है, तो मैग्नीट्यूड जस्ट 2mv1x होगी। तो जब हम इसको सारे को कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास -2 से कट जाता है -mv1x, नीचे वाला भी ऊपर आ जाता है, v1x का स्क्वायर बन जाता है। अच्छा, ये एरिया जो है ये अपनी जगह पे, और एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर होता है, तो ये एल स्क्वायर इससे मिलके क्या बन जाएगा, एल क्यूब बन जाएगा। तो गैस के मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर है उसका फार्मूला -mv1x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल क्यूब भी होता है। अच्छा, अब यहां से एमसीक्यू जो बनता है, ये टाइम ऑफ कोलिजन है, ये क्या है, ये अभी आप याद रखें, ये टाइम ऑफ कोलिजन है एक फेज से दूसरे फेज तक का। तो क्योंकि एक फेज से दूसरे फेज तक की लेंथ एल है, तो वो टकरा के वापस भी आता है, इसलिए 2L हम लिखते होते हैं, क्योंकि टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो स्पीड तो उसकी v1x है, डिस्टेंस L होना था, मगर टकरा के वापस भी तो आना है, तो टोटल डिस्टेंस 2L हो जाता है। और इसी तरह अगर आपसे गैस के मॉलिक्यूल्स की कोलिजन फ्रीक्वेंसी पूछी जाए, तो फ्रीक्वेंसी आपको पता है वो रेसिप्रोकल होती है इसका, तो वो v1x डिवाइडेड बाय 2L होती है। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो होगी वो किसके बराबर होगी, v1x डिवाइडेड बाय 2L। तो ये बड़ी मशहूर बात थी जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके बाद बच्चों, जब हम प्रेशर को मजीद कैलकुलेट करते थे, इसको सोल्व करते थे प्रेशर के फार्मूले को, तो हमारे पास प्रेशर का एक फार्मूला निकलता था 2n/3v एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये एक फार्मूला निकलता था हमारे पास, इसको पूरे को डिराइव करने के बाद 2n/3v एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इस n/v को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को n नोड भी बोला जाता है, और ये काइनेटिक एनर्जी आ गया। यहां से फिर हम एक रिलेशन निकालते थे कि गैस के मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर होता है वो भी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स के साथ डायरेक्टली रिलेट करता है। क्या ख्याल है? फिर जब हम यहां पे काइनेटिक एनर्जी को सॉल्व करते थे, तो बच्चों हम P = यहां पर जो फार्मूला एक और डिराइव करते थे वो था रो। अच्छा, डेंसिटी को अब मैं P से, अगर वो भी P है तो ये सिंबल थोड़ा सा टेढ़ा होता है, तो मैं इसको डेंसिटी को ऐसे शो कर रहा हूं ताकि आप समझ जाएं, ρ/3 एवरेज v स्क्वायर। ये एक फार्मूला था बच्चों जो कि आप लोगों ने प्रेशर का पढ़ा था। अब वही बात है यहाँ पे, ये बेसिकली ये जो हमने 2n/3v प्रूफ किया था ना, उससे पहले ये निकलता है, ये डेंसिटी की जगह पे mn/वॉल्यूम आता होता है, फिर वो m इधर जाता है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया तो ऊपर वाला आया था। तो जो पहले फार्मूला निकलता है वो ये वाला निकलता है, ρ/3 एवरेज v स्क्वायर। अच्छा, इसी प्रेशर ऑफ गैस में अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है यहां पर जो मैं चेंजिंग करने लगा हूं, थोड़ा ट्रिकी एमसीक्यू है। देखें, ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये इसमें मैं काम करता हूं, बल्कि इनको मैं डिफरेंट कलर से लिखता हूं। देखें, वेलोसिटी है, इसको मैंने लिखा v से, किस कलर से लिखा, v से। अच्छा, ये एवरेज का साइन होता है, ये जो साइन होता है इसको एवरेज बोलते हैं। स्क्वायर को मैं इससे रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो बच्चों, और अंडर रूट अगर मैं इसके ऊपर लगा दूं, क्या लगा देता हूं, अंडर रूट, ये ले। अब ये पूरी चीज किसके बराबर होती है, ये पूरी चीज याद रखिएगा, ये बराबर होती है v, लिखते हैं v। अच्छा, रूट को आपने किससे शो किया, पिंक से, आप इसके नीचे रूट लिख दें। मीन को आपने किससे शो किया, ये वाले कलर से, तो आप इसको मीन लिख दें। स्क्वायर को आपने इस कलर से शो किया, तो ये बन गया VRMS। क्या बन गया, VRMS। तो ये VRMS निकालने का फॉर्मूला आप अपने माइंड्स के अंदर रखिएगा, ये बहुत यूज होता है। यानी ये जो अंडर रूट, जब किसी एवरेज वाली चीज का स्क्वायर हो और उसका अंडर रूट लगा हो, तो हम उसको VRMS बोल सकते हैं। हाँ, और अगर मैं इसको दोनों साइडों पर स्क्वायर ले लूं, तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा। तो देखिए, हम इसी फार्मूले को सिंपली यूं भी लिख सकते हैं। फिर क्या भला, हम इस फार्मूले को यूं भी लिख सकते हैं, अगर दोनों साइडों पर स्क्वायर ले लें, तो ये एवरेज v स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा, और यहाँ पे v स्क्वायर RMS आ जाएगा। क्या ख्याल, ऐसा आ सकता है कि नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। और हम इसको सिंपली देखें, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, जरा ऊपर वाले रिलेशन को ही गौर से देखें, इसी रिलेशन को देखें। अभी मैंने क्या काम किया, इस पूरे का स्क्वायर लिया है, तो इधर भी स्क्वायर आ गया, तो ये दूसरा स्टेप हुआ है। अच्छा, अगर मैं ये स्क्वायर को अंडर रूट से काट देता, स्क्वायर को अंडर रूट से क्या कर देता, मैं काट देता, तो फिर ये हमारे पास क्या बचना था। अगर मैं स्क्वायर को अंडर रूट से काट देता, फिर हमारे पास क्या बचना, बल्कि काटने की जरूरत नहीं है। इधर देखें, मेरी बात सुन, यही जो आपने पढ़ा है v स्क्वायर, एवरेज v स्क्वायर, ये जो आपने पढ़ा है, मैं इस एवरेज v स्क्वायर को यूं लिख सकता हूं, बस ये बता दें मुझे,
ये देखो वी एम एस लिख रहा हूं बस मैं इसको सिंपली सिर्फ यूं भी लिख सकता था। अब आप ये देख रहे होंगे कि यार ये कैसे आ गया। ओ भाई मेरी बात सुनो, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप देखिए ये स्केयर है ना, ये क्या है स्केयर, और ये रूट है। तो जब रूट को स्केयर से काट देते हैं तो फिर वो स्केयर और रूट खत्म हो जाएगा, तो एमएस ही बचेगा। इसको यूं भी कह सकते हैं वेलोसिटी मीन स्केयर्ड वेलोसिटी। ये देखें ये मीन है, ये वाला ये मीन है, ये स्केयर्ड है और ये वेलोसिटी है, तो मीन स्केयर्ड वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। अब ये मैंने किया क्यों है, आप ये देखें ये जो दूसरा और तीसरे नंबर वाला हमने काम किया ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरे और तीसरे वाले रिजल्ट को हम इधर पुट करते हैं तो देखें प्रेशर का यहीं पर फार्मूला बन जाएगा डेंसिटी बाय 3। इस वी स्केयर की जगह पे मैं लगा देता हूं वी स्केयर आर एम एस। अगर आप कहते हैं तो इसको ये नहीं लगाना तो इसको हम ये लगा देते हैं, यानी हम ये भी लगा सकते थे उसकी जगह पे वी स्केयर आर एम एस, या हम सिंपली वी एम एस भी लगा सकते हैं। तो अब यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें पता चला कि प्रेशर का वी स्केयर के साथ, एवरेज वी स्केयर के साथ डायरेक्ट रिलेशन, या हम ये भी कह सकते हैं प्रेशर का रूट मीन स्केयर वेलोसिटी के स्केयर के साथ डायरेक्ट रिलेशन, या प्रेशर का अकेला मीन स्केयर्ड वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन। यानी जब रूट मीन स्केयर होगी तो स्केयर होगा, अकेला मीन स्केयर होगा तो फिर स्केयर नहीं होगा। बड़ी काम की बात है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं, अब यहां पे एमसीक्यू आपसे पूछता हूं बड़ा सिंपल सा, मैं आपसे कहता हूं जी इफ आरएमएस स्पीड ऑफ गैस इज डबल्ड, तो बताएं प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो अभी हमने देखा कि अगर आरएमएस स्पीड को डबल करते हैं तो प्रेशर का आरएमएस स्पीड के स्केयर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो जब आप इसको डबल करेंगे तो प्रेशर जो होगा वो पहले से 4 गुना बढ़ जाएगा। और अगर मैं आपको यही क्वेश्चन यूं देता और मैं आपको कहता जी इफ मीन स्क्वेयर्ड स्पीड ऑफ गैस इज डबल्ड, अगर मीन स्क्वेयर्ड स्पीड को हम डबल कर दें तो फिर प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो प्रेशर का मीन स्क्वेयर्ड स्पीड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो फिर प्रेशर बच्चों जस्ट डबल हो जाएगा। तो फिर प्रेशर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये बातें आपने नहीं भूलनी, है बड़े मशहूर एमसीक्यूज है। मीन स्क्वेयर्ड स्पीड को डबल कर दें क्या होगा, स्क्वेयर्ड स्पीड को डबल कर दें, मीन स्क्वेयर्ड स्पीड को डबल कर दें, रूट मीन स्क्वेयर्ड स्पीड को डबल कर दें तो क्या क्या फर्क पड़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू, बल्कि पॉइंट है प्रेशर ऑफ गैस के अंदर से ही। देखिए हमने अभी प्रेशर का क्या फार्मूला पढ़ा, हमने पढ़ा डेंसिटी बाय 3 एवरेज वी स्केयर, यही फार्मूला पढ़ा। अच्छा अब डेंसिटी को जब हम सोल्व करते थे तो ये एम एन ओवर वॉल्यूम होता था 3v, और साथ में ये आ जाता था। ये जो एम एन होता है ना, ये जो एम एन होता है, ये एम मैस है, एन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो इसको हम बोलते हैं टोटल मैस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इस एम एन को क्या बोलते हैं, टोटल मैस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो जब हम इसी को टोटल मैस लिख देंगे तो टोटल मैस ऑफ द मॉलिक्यूल्स नीचे बच गया 3 इंटू वॉल्यूम, और साथ में ये एवरेज स्क्वेयर्ड स्पीड आ गई। ठीक हो गया। अच्छा अब यहां पर एक काम हम थोड़ा सा और करते हैं। अगर मैं इसी को क्या काम करूं, गौर से देखिएगा जरा, गौर से, बड़ी हाई लेवल की बात बताने लगा हूं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2/3 एम मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है जी, मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और साथ में यहां पर इस वी स्केयर की जगह पर, ये वी स्केयर एवरेज की जगह पे वी स्केयर आरएमएस लिख देता हूं। यानी एक तो इसकी जगह पे वी स्केयर आरएमएस है, बाकी मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया। अब ये क्यों किया देखें, अब जब हम इसको ऐसे करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2/3। ठीक है 2/3, और ये जो एम वी स्केयर ओवर एम वी स्केयर डिवाइडेड बाय 2 है, देखें ये जो वॉल्यूम है, गौर से देखना भाई, ये 2/3 है, और उसके बाद यहां पर वॉल्यूम नीचे रहने देते हैं, और मैं इसको लिख देता हूं 1/2 एम वी स्केयर आरएमएस। ये ले ऐसे लिख दिया। अब 1/2 एम वी स्केयर आरएमएस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो होता है, इसको हम बेसिकली बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ऊपर वाले को काइनेटिक एनर्जी, नीचे वाले को वॉल्यूम, तो हम इसको बोल देते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। दिस ई इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम,
ये एक रिलेशन है जो कि आपने याद रखना है कि अगर आपको किसी भी गैस की काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दी हो, आप उसको 2/3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास प्रेशर ऑफ द गैस आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ये, मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर रखना है लाजमी। इसी तरह फिर एक और, यानी कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से रिलेटेड एमसीक्यू मैंने किसी इंजीनियरिंग के एंटी टेस्ट में देखा था, तो उसका आंसर सिंपली 2/3 से मल्टीप्लाई करवा देना था, प्रेशर आ जाना था। इसी तरह फिर प्रेशर का देखें, ये जो फार्मूला हमने अभी पढ़ा है ρ/3 एवरेज वी स्क्वायर, इससे बहुत सारे रिलेशंस बनते हैं। अब देखिए जिस तरह डेंसिटी की जगह पे मैं सिंपली लिखता हूं, अगर मैस, टोटल मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू एवरेज वी स्क्वायर, ये लिख देता हूं। फिर मैं क्या काम करता हूं बच्चों, मैं इसी को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाता हूं। तो बेसिकली मैं इसको यूं लिख देता हूं 2/3, ठीक है जी, 2/3 वी, और यहां पे आ गया 1/2 mv स्क्वायर। ओके हो गया। अब 1/2 mv स्क्वायर को मैं क्या बोल दूंगा, काइनेटिक एनर्जी बोल दूंगा। अच्छा, ये v को उधर ले जाता हूं तो ये बन जाएगा PV इज इक्वल टू 2/3 एवरेज 1/2 mv स्क्वायर। ये 1/2 mv स्क्वायर को अब मैं क्या बोलूंगा, अच्छा ये PV आया, बल्कि मैं 1/2 m यहां से, बल्कि 2 नहीं लेके आते, यहां पर 2 नहीं लेके आते, चलो इसको काट देते हैं अब, तो ये 3 को उधर ले जाते हैं। बेसिकली मैंने ये रिलेशन बनाना था, मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था 3v PV इज इक्वल टू एवरेज mv स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास v स्क्वायर किसके बराबर आता है, 3PV डिवाइडेड बाय m के। किसके बराबर आता है, 3PV डिवाइडेड बाय m के। और हमें पता है कि हम इसी एवरेज v स्क्वायर को VRMS भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको हम, ये बल्कि अंडर रूट ले लें अगर दोनों साइडों पे, दोनों साइडों पर अगर मैं अंडर रूट ले लेता हूं, इधर भी अंडर रूट ले लेता हूं, इधर भी अंडर रूट, तो ये फार्मूला मैंने बनाने के लिए बस ये, हालांकि डायरेक्ट आप याद रखेंगे पेपर में, आपने प्रूफ थोड़ी करना है, तो ये तो प्रूफ जस्ट मैंने आपको बता दिया कि भाई ये यहीं से निकला है PV/m। तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालने का फार्मूला, अगर आपको गैस का प्रेशर दिया हो, वॉल्यूम दिया हो और मैस दिया हो, तो आप ये निकाल सकते हैं। और PV इज इक्वल टू, आपको पता है 1 मोल गैस के लिए PV इज इक्वल टू RT होता है, nRT होता है, मगर 1 मोल गैस के लिए वो RT होगा जस्ट। तो 3RT डिवाइडेड बाय m, ये भी एक फार्मूला बन गया। इस फार्मूले में से हमें पता चला कि VRMS का प्रेशर, ये PV ग्राफ रिलेशन है और ये टेम्परेचर वाला। तो अब यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है अंडर रूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मगर कंडीशन ये है कि मैस कांस्टेंट हो। इसी तरह रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का अंडर रूट मैस के साथ ही इनवर्स रिलेशन होता है, मगर ये उस वक्त होगा जब गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। क्या ख्याल है? तो बच्चों इसी तरह इसका मतलब है जो गैस ज्यादा हैवी होगी उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उतनी कम होगी। तो ये आपकी बुक में एक एक्सरसाइज में एक न्यूमेरिकल भी है कि एट सेम टेम्परेचर रेशो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज ऑफ 2 डिफरेंट गैसेस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्स रेशो ऑफ देयर मैसेज। तो ये आपकी बुक के न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में से ही ये लिया गया है बेसिकली। क्या ख्याल है? तो ये अब आप लोग बच्चों जुबानी अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ओके हो गया। इसके बाद बच्चों प्रेशर ऑफ गैस के बाद हम यहां पर चलते होते थे टेम्परेचर की तरफ भी। तो टेम्परेचर से पहले हम यहां पर इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर की आपकी बुक में हेडिंग थी, तो वहां पर हम उससे पहले एक जनरल गैस इक्वेशन पढ़ते होते थे, अगर आपको याद हो। वो जनरल गैस इक्वेशन क्या थी? एक तो हम पढ़ते थे ना बच्चों PV इज इक्वल टू nRT, ये आप मैट्रिक में भी पढ़ के आए हैं। ये जो n होता है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर होता है। तो अगर मैं यहां पर पुट कर दूंगा तो PV इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इनटू T। यहां पर ये जो मैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और एवोगैड्रो नंबर है इसको एक साइड पे लिख देता हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और टेम्परेचर को दूसरी साइड पर। ये जो रेशो होती है ना, ये R/NA की रेशो, इस R/NA की रेशो को हम K बोलते हैं, एंड दिस K इज नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और बच्चों इस K का नाम क्या है? दिस K इज नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और ये किसके बराबर है? रेशो ऑफ R/NA। ये बच्चों किसकी रेशो है? R/NA की रेशो है।
इसकी रेशियो है R ओवर Na। अब R आपको पता है, मैंने आपको बता दिया था कि ये क्या है, R की वैल्यू कितनी होती थी, 8.314 होती थी, और एवोगैड्रो की जो वैल्यू है वो 6.02 × 10⁻23। जब हम इसको पुट करते थे तो हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू 1.38 × 10⁻23, और इसका जो यूनिट होता है वो जूल पर केल्विन होता है। और जूल पर केल्विन जो होता है ये सेम यूनिट होता है एंट्रोपी का भी, याद रखिएगा। और ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट किस चीज की रेशियो है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ R एंड एवोगैड्रो नंबर, ये बात याद रखिएगा। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू Na ये किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू R, और R की वैल्यू 8.314 होती है, 8.314 होती है। क्या ख्याल है, ओके हो गया जी। इसके बाद बच्चों थोड़ी सी बात को आगे लेकर चलते हैं। यही जो रिलेशन था PV इज इक्वल टू NKT वाला, अब हमने जब टेम्परेचर का रिलेशन देखना है, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में हम इस रिलेशन को बकायदा लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर प्रूफ भी करके आए हुए हैं। देखिए प्रेशर का देसी फार्मूला क्या था जो आपने पढ़ा था, प्रेशर का देसी फार्मूला था P इज इक्वल टू 2N/3V एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यही फार्मूला था। ये V को उधर ले जाएं तो PV इज इक्वल टू 2N/3 और साथ में आ गया था एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इस PV की जगह पे NKT लिख दें इज इक्वल टू 2N/3 और साथ में आ गया एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब ये N इस N से जब कटता था ये K इधर आकर डिवाइड हो जाता था, तो हमारे पास टेम्परेचर का यही फार्मूला क्या बन जाता था, T इज इक्वल टू 2/3K एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये बच्चों हमारे पास टेम्परेचर का फार्मूला आया था, 2/3K एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इस फार्मूले को आपने पैक कर लेना है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब यहां से हमें पता चला, क्या पता चला कि टेम्परेचर का एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि 2/3K क्या है, कांस्टेंट। तो इसी तरह यहां से हम ये भी रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर हमें कई दफा गैस का टेम्परेचर दिया हो और हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो जस्ट 3KT डिवाइडेड बाय 2 लगाएं, हमारे पास एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हासिल हो जाएगी। 3K को इधर लाके मल्टीप्लाई करवा दें, 2 को तो जाके डिवाइड कर दें। सो इफ यू आर गिवन द टेम्परेचर ऑफ अ गैस यू कैन कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक MCQ देता हूं, मैं कहता हूं जी बताएं एक गैस है हमारे पास और उस गैस का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। आपको टेम्परेचर दिया गया 27 डिग्री सेल्सियस, बताएं उस 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल कितनी होगी। सबसे पहले तो याद रखिएगा ये टेम्परेचर जब भी आपको डिग्री में दिया हो, आप इसमें 273 जब ऐड करेंगे तो ये केल्विन में चला जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 300 केल्विन। तो सबसे पहले डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करें। अब वैल्यू पुट कर देते हैं बस। अब वैल्यू जब हमने पुट करनी है तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगी, ये बराबर आएगी, हाँ जी 3, यहीं पर K की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 1.38 इंटू 10⁻⁻23। अच्छा T कितना है 300 डिवाइडेड बाय कितना है बच्चों, ये 2 है। अब इसको सोल्व करना भी एक महारत का काम है ना। अब देखें जरा, पहली बात तो बच्चों यहां पर ये जब 300 2 से कटेगा, ये हम 300 को 2 से काट देते हैं, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इधर रहने दें। जब इसको काटेंगे 300 को तो ये 150 बचेगा। क्या बचेगा, 150 बचेगा। अब ये 1.38 इंटू 30 कितना होता है, 1.38 इंटू 3 कितना होगा बच्चों। देखें ये 1.38 इंटू 3 जो है, क्या हम इसको राउंड अबाउट 3 बोल सकते हैं, थोड़ा सा 3 से ज्यादा होगा। अब हम 3 से थोड़ा बल्कि नहीं 3 नहीं बोलेंगे, 1.38 से जब इसको हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो ये सारी बात 3 से ज्यादा आने, हम इसको राउंड अबाउट करके या 4 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं 4, 10 की पावर -23 अपनी जगह पे, 150 अपनी जगह पे। अब हम 150 की बजाय मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 ज़रब 15 10 की पावर -22, क्योंकि इसका 10 जो है इससे मल्टीप्लाई हो गया -22 उसको बना देगा। अब देखें ये 15 ज़रब 4 कितना होता है,
तो 15 ज़रब 4 जो होता है बच्चों ये 600 के बराबर होता है। तो 600 ज़रब 10 की पावर -23 जूल। तो अब ये 2 जीरो भी जब इसकी पावर में से माइनस होंगे तो 10 की पावर -21 जूल आया। तो राउंड अबाउट ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, अब हम 6 के करीब करीब देखेंगे, जो ऑप्शन होगी वो हमारे एमसीक्यू का आंसर होगी। सॉरी, यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक होगी। देखें, जब 4 ज़रब 10 की पावर -23 है, तो जब ये 10 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 4 ज़रब 10 की पावर -22 बचेगा ना। कितना बचेगा? 22 बचेगा। और ये 15 ज़रब 4 जो होता है ये 600 नहीं होता, ये 60 होता है। कितना होता है? 60। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो अब देखें यहां पर जो आएगा 6 ज़रब ये 22 था यहां पर, ठीक है। तो अब हमारे पास जो आंसर आया वो 6 ज़रब 10 की पावर -21 जूल आया, ठीक है। तो ये कैलकुलेशंस के अंदर छोटी छोटी बस गलती से आप देख लें कि एमसीक्यू गलत हो जाता है। तो छोटी सी भी मिस्टेक आपने कोशिश करना है कि आपके पेपर में ना ही हो तो अच्छी बात है। इसके बाद बच्चों आप गैस लॉज पढ़ते थे, जिसमें आप ज्यादातर वो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को पढ़ते थे। यही हमारी बुक के अंदर मेजर दोनों डिस्कस किए गए हैं। फिजिक्स में तो हम इन्हीं को डील करेंगे। सबसे पहले नंबर पे हम देखेंगे बॉयल्स लॉ को। और बॉयल्स लॉ क्या कहता था? बॉयल्स लॉ कहता था कि किसी भी गैस का कंटेनर में आपने गैस फिल की है तो उसके गैस के जो प्रेशर होगा उसके वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हम यहां पे ये भी कहते हैं PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फिर इसी फार्मूले को हम P1V1 इज इक्वल टू P2V2 भी लिखते थे। और ये सारी बात उस वक्त होती थी जब टेम्परेचर ऑफ द गैस क्या होता है? कांस्टेंट होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और जब हम इस बॉयल्स लॉ का ग्राफ ड्रॉ करते थे तो वो ग्राफ में हमें पता चलता था कि प्रेशर का वॉल्यूम के साथ क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, तो ये ग्राफ जो था प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जब ये ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो हम इस ग्राफ का नाम रखते थे और ये ग्राफ का नाम था आइसोथर्म। और इस ग्राफ को हम क्या बोलते थे बच्चों? आइसोथर्म बोलते थे। क्या बोलते थे? आइसोथर्म बोलते। और बॉयल्स लॉ की जो इक्वेशन है PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आप लोगों ने याद रखनी है। ये जो इक्वेशन है ना PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हम बेसिकली पढ़ते ही आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। किस प्रोसेस के लिए है? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम इसको पढ़ते हैं। इसी तरह ये जो बॉयल्स लॉ का ये जो फार्मूला है बॉयल्स लॉ का, यही बॉयल्स लॉ के फार्मूले में PV की पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी आ जाता है। प्रेशर और वॉल्यूम की पावर, प्रेशर इंटू वॉल्यूम की पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और ये जो इक्वेशन होती है इसको हम बोलते हैं, ये भी बॉयल्स लॉ की ही इक्वेशन है बच्चों। ये भी किसकी इक्वेशन है? बॉयल्स लॉ की ही इक्वेशन है, मगर इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ बॉयल्स लॉ फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। अभी हम ये एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस को आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे भी, मगर क्योंकि ये बॉयल्स लॉ का टॉपिक है तो इसलिए उसमें ये बात आपको बताना जरूरी थी। और जब हम इसके लिहाज से ग्राफ को प्लॉट करते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में, जब हम इसके लिहाज से प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो अभी भी ग्राफ ऐसा ही होता है, मगर ये पहले से ज्यादा स्टीपर होता है। आइसोथर्म जो था वो ऐसे था, तो एडियाबैट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा स्टीपर होता है। ये ऐसा थोड़ा सा, बल्कि ये ग्राफ जरा ना, ये देखें, ये जो होगा ये ज्यादा स्टीपर होता है, तो इसको हम बोलते हैं एडियाबैट। क्या बोलते हैं? एडियाबैट। मोर स्टीपर देन आइसोथर्म। और इसमें हमें याद रखिएगा कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता था इसमें बेसिकली हम ये कहते थे कि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, उसमें टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। लो जी, ये बातें थी जो कि हमने बॉयल्स लॉ के अंदर, बॉयल्स लॉ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, बॉयल्स लॉ फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, और ये जनरल सी उसके बारे में इक्वेशन। तो ये अब आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर रखनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। अच्छा, एक और बात, अगर हमारे पास ग्राफ कुछ यूं होता प्रेशर और वॉल्यूम का, मैं कहता हूं जी ये गैस है, गैस, उसका प्रेशर यहां पे वाई एक्सिस पे है। अब वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर हम वॉल्यूम नहीं बल्कि 1 ओवर वॉल्यूम लेते हैं। जब 1 ओवर वॉल्यूम होगा तो ग्राफ आपको पता है कि प्रेशर का 1 ओवर वी के साथ तो डायरेक्ट रिलेशन होगा, तो 1 रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम के साथ जो उसका ग्राफ होगा वो क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके बच्चों, इसके बाद हम चलते हैं चार्ल्स लॉ की तरफ।
चार्ल्स लॉ, इसको चार्ल्स लॉ आप बोलते हैं। ये चार्ल्स लॉ बेसिकली क्या बताता है, ये बताता है कि किसी भी गैस का जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जाहिर बात है टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होता है, उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है। क्या ख्याल है? मगर एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और इसके लिए कंडीशन क्या है, प्रेशर भी कांस्टेंट हो और इसके अलावा गैस के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो भी कांस्टेंट हो। और जब ये वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन, इसका मतलब V1/V2 बराबर आएगा T1/T2। तो वॉल्यूम रेशो इज इक्वल टू टेम्परेचर रेशो, और इसको हम यूं भी कहते हैं V1T2 इज इक्वल टू T1V2। तो ये फार्मूला आपने नहीं बोलना, इनको ज़हन में रखना। अब वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, तो आपको पता है कि इसका जो ग्राफ होगा, दैट ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ बच्चों क्या होगा, इसकी शेप क्या होगी, दैट विल बी स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये चार्ल्स लॉ था। चार्ल्स लॉ के बाद बच्चों अब हम आगे इंटरनल एनर्जी को तो पढ़ चुके हैं, अब हीट एंड वर्क को पढ़ेंगे। मगर उससे पहले ये जो हमने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के कुछ फार्मूलाज पढ़े हैं ना, ये मैं आपको नोट देने जा रहा हूं, इसको लाजमी लिख लीजिएगा। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का एक फार्मूला आपने जो पढ़ा है वो पढ़ा है √3PV डिवाइडेड बाई m। एक आपने पढ़ा है √3RT डिवाइडेड बाई m। ठीक है, इसी तरह रूट मीन स्क्वायर का एक और फार्मूला भी है, वो √3P डिवाइडेड बाय रो डेंसिटी को बोलते हैं। तो ये फार्मूलाज हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के, ये आपको जुबानी आने चाहिए। ये हम इनका ये जो 3P/रो वाला है ना, वो P इज इक्वल टू, आपने पढ़ा था P इज इक्वल टू रो/3 एवरेज V स्क्वायर, वहीं से ये डिराइव हुआ हुआ। तो आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं, आपने बस इनको याद रखना है। ठीक हो गया जी। और इंटरनल एनर्जी के अंदर एक और पॉइंट आपको बताता चलूं, फिर हम आगे चलते हैं। जो इंटरनल एनर्जी थी वो एक स्टेट फंक्शन थी, ये तो बात आपने पढ़ी थी। और याद रखिएगा इंटरनल एनर्जी जो होती है किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में, अब साइक्लिक प्रोसेस कौन सा होता है, जिसमें आप इनिशियल स्टेज पे से चलते हैं और फाइनली वहीं पे वापस पहुंच जाते हैं। तो इन साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जहां पे आपने 0 लिखा था वहां पे जाके लिख लें कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस के अंदर भी ऐसा होता है। इसके बाद बच्चों अब हम चलते हैं हीट एंड वर्क डन इन थर्मोडायनामिक्स। क्या टॉपिक है हमारा, वर्क डन इन थर्मोडायनामिक्स। वर्क डन इन थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में जो वर्क डन है वो क्या होता है। इस वर्क डन को बच्चों करने से पहले हमें कुछ साइन कन्वेंशंस हैं जो हमें लाजमी पता होनी चाहिए। और वो कन्वेंशंस क्या है, याद रखिएगा, जब भी किसी भी सिस्टम में हीट ऐड की जाती है, जब भी किसी सिस्टम में हीट ऐड की जाती है या जब भी किसी सिस्टम में से हीट को हम रिमूव करते हैं, तो याद रखिएगा जब सिस्टम में हीट ऐड होती है तो एडिड हीट इज टेकन एज पॉजिटिव हीट, लिविंग हीट इज टेकन एज नेगेटिव हीट। जब सिस्टम में हीट ऐड की जाती है तो वो पॉजिटिव होती है, हीट रिमूव की जाती है तो वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। इसी तरह जब भी किसी सिस्टम के ऊपर वर्क होता है, वर्क डन हम किसी सिस्टम के ऊपर करें, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क ऑन द सिस्टम, अगर हम सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं, जाहिर बात है सराउंडिंग की मदद से करेंगे, या वर्क होता है वर्क डन, ये क्या था, ऑन द सिस्टम, और यहां पर क्या आता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। जब सिस्टम खुद वर्क करता है तो याद रखिएगा वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। ये कन्वेंशंस हैं जो आप लोगों ने याद रखी थी। क्या ख्याल है? ये बातें हमारे लिए एमसीक्यूज में बहुत हेल्पफुल होंगी।
अभी आप आगे जाके देखेंगे, हम जब इसको वर्क डन की कैलकुलेशंस के अंदर भी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज्यादा ये यूज करेंगे हम इसको। ठीक है, किसी भी जगह पर जब हम पीवी ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, अब नेक्स्ट बात है पीवी ग्राफ। किसी भी गैस का हम प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अगर मैं कहता हूं जी वाई एक्सिस के ऊपर प्रेशर है, एक्स एक्सिस के ऊपर वॉल्यूम है, और हमने एक गैस का कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, तो जाहिर बात है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, मगर कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम में तब्दीली आ रही है, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम में तब्दीली आती जा रही है, तो ये हमारे पास पीवी ग्राफ है। अच्छा, इसमें अगर अब आप थोड़ा गौर से देखें, जब मैं इस ग्राफ के अंडर एरिया कैलकुलेट करूंगा तो बताएं एरिया अंडर द ग्राफ किसके बराबर आएगा? हम ये कहते होते हैं कि एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स वर्क डन, और वर्क का फार्मूला क्या होता है? इस ग्राफ का अगर मैं एरिया कैलकुलेट करना चाहूं तो देखें इस ग्राफ में एरिया क्या होगा, यहां पे जो वॉल्यूम होगा, ठीक है जी, मतलब कोई अगर मैं ये ग्राफ को जीरो से नहीं स्टार्ट करता बल्कि ये ग्राफ को हम थोड़ा सा इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, ये तो जाहिर बात है कि अगर यहां से इसको स्टार्ट करेंगे तो ये कांस्टेंट प्रेशर अभी भी रह रहा है, मगर इधर देखें यहां पे इनिशियल वॉल्यूम है, यहां पे कोई फाइनल वॉल्यूम है, ऐसा ही है। तो बच्चों जब हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो एरिया किसके बराबर आएगा? वो एरिया बराबर आ जाएगा, हाँ जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इंटू विड्थ। अब विड्थ वाली साइड पर वी एफ माइनस वी आई है, जिसको हम डेल्टा वी भी लिख सकते हैं। तो पी डेल्टा वी जो होता है ये वर्क डन के बराबर होता है। तो एरिया अंडर पी वी ग्राफ इज इक्वल टू वर्क डन, एरिया अंडर पी वी ग्राफ इज इक्वल टू वर्क डन। अब इसी से रिलेटेड अगर मैं आपसे एक एमसीक्यू पूछ लेता हूं, बड़ा सिंपल सा एमसीक्यू है, क्या है? इफ वॉल्यूम V of a gas, if volume V of gas increased by 200%, अगर हम किसी गैस का वॉल्यूम 200% इंक्रीज कर देते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, एट प्रेशर P, एट प्रेशर P, then the work done by the system, then the work done by the system is, हाँ जी, कितना होगा? ऑप्शन आपको देते हैं 3 PV, बीटा ऑप्शन आपको देते हैं 4 PV, सी ऑप्शन आपको दे देते हैं बच्चों हम 2 PV, और डेल्टा ऑप्शन आपको दे देते हैं 0। लें जी, ये अब आपने एमसीक्यू का आंसर बताना है। अगर वॉल्यूम ऑफ अ गैस को हम इंक्रीज कर देते हैं बाय 200% एट प्रेशर P, तो वर्क डन कितना होगा? अब वर्क डन का फार्मूला, हम जो देसी फार्मूला पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? वर्क डन का फार्मूला P डेल्टा V पढ़ते हैं। ये मैं लिख देता हूं, W इज इक्वल टू P डेल्टा V। ये डेल्टा V क्या होता है? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब हम देखें, अब गौर से देखिएगा, यहां पे क्या कमाल किस्म की एक टेक्निक यूज होनी है। देखिए, जब आपने गैस का वॉल्यूम 200% बढ़ाया, यानी कि मैं ये कहता हूं कि फाइनल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम सपोज करें V था, जब आपने उसको 200% मजीद बढ़ा दिया, तो 200% का मतलब ये होता है कि आप उसको 100 से डिवाइड कर दें, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना हो 100 से डिवाइड कर दें, तो ये कितना आंसर आ जाएगा? V जमा 2V आ जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल वॉल्यूम आ गया है वो 3V आ गया। कितना आ गया बच्चों? 3V आ गया। तो देखें W इज इक्वल टू क्या होता है? W इज इक्वल टू P, फाइनल वॉल्यूम आया 3V, इनिशियल वॉल्यूम है V, तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 2V। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हमारे पास जो वर्क डन है भाई वो कितना आ गया? 2PV के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया? 2PV के बराबर आ गया। तो ये हमारे पास एक छोटा सा एमसीक्यू के हवाले से ये पॉइंट था। इसी तरह इससे ग्राफ से रिलेटेड, इसके ग्राफ से रिलेटेड कई क्वेश्चंस हैं।
क्वेश्चन ये है, हमारे पास एक आइडियल गैस है बच्चों, एक आइडियल गैस का हमारे पास पीवी ग्राफ है। इसमें हम यहां पर प्रेशर ले लेते हैं वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पर हम ले लेते हैं बच्चों वॉल्यूम। अच्छा, अब वो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ क्या है ये देखें। ये डायग्राम ऐसे सपोज करें आपको पेपर में बनी हुई आ गई है, ये ऐसे, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर जो प्रेशर है वो पी है, वॉल्यूम है वी। ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट का जो प्रेशर है वो 2p है और वॉल्यूम जो है ये 3v है। और ये बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट पर जो प्रेशर है वो 2p है और वॉल्यूम है v। ठीक है जी। एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू अ साइकिल ए बी सी ए एज शोन इन द फिगर पीवी डायग्राम। द वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल इज, बस आपने ये बताना है वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल कितना होगा। ऑप्शंस आपको दिए 1/2pv, 2pv, 4pv, pv। याद रखिएगा जब भी, अब आपने इसको पहले खुद से सॉल्व कर लें उसके बाद वीडियो चलाइएगा। W इज इक्वल टू, हम यहां पर जो वर्क डन है वो किसके बराबर लेंगे, जो एरिया ऑफ ट्राइएंगल, ट्राइएंगल कौन सी है हमारे पास, ए बी सी, क्योंकि ये एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर पीवी ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ वर्क डन। लें जी, जब हम यहां पर एरिया लेंगे इस ग्राफ के अंदर तो 1/2 बेस इंटू हाइट होती है। इस वक्त बेस जो है वो इसकी बी से सी है, ठीक है, बी सी इसकी बेस है और हाइट जो है इसकी वो ए बी है। कितनी है, ए बी है। अब सिंपली क्या काम करेंगे, बी से सी, बी सी का पॉइंट कितना होगा, बी से सी देखें, ये बेसिकली किसके अलोंग है, बी और सी। ये वॉल्यूम, इसमें प्रेशर में तो चेंज नहीं आ रहा, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है ना इस लाइन के अलोंग, बी सी लाइन के अलोंग। तो वॉल्यूम में चेंज है 3v माइनस वी, जबकि ए बी में वॉल्यूम के अलोंग चेंज नहीं आ रहा, प्रेशर के अलोंग चेंज आ रहा है, तो वो है 2p माइनस पी। तो ये बन जाएगा 1/2, वैसे ही ये 2v और ये बन गया अकेला p, p से कट गया तो हमारा जो वर्क डन बचा वो pv के बराबर बचा। एक और क्वेश्चन है इसी तरह का, हमारे पास एक और बच्चों पीवी ग्राफ है। यहां पर प्रेशर, यहां पर हमारे पास, बल्कि इस तरह से कर लेते हैं, वॉल्यूम हमारे पास ये क्वेश्चन में यहां पर दिया हुआ है वाई एक्सिस के ऊपर। एक सर्कल भी बना लेते हैं इसमें, थोड़ा सा ये स्लो हो गया जरा। अच्छा जी, ये एक सर्कल बना हुआ है, ठीक। इस सर्कल में ये और ये वैल्यूज ये दी हुई है यहां से। लेट्स सपोज ये वाली वैल्यू 10 है, ये 30 है, यहां पे प्रेशर है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में, ठीक है। और सिमिलरली यहां पर वॉल्यूम 10 है, यहां पर 30 है, और ये वॉल्यूम आपको दिया गया है और ये वॉल्यूम है किसमें, मीटर क्यूब में। आपसे कहा गया है बताएं जी जो वर्क डन होगा इस सिस्टम के अंदर वो कितना होगा। यू हैव टू फाइंड द वर्क डन। अब देखिए हमें पता है एरिया अंडर पीवी ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ वर्क डन, पहले तो इसको खुद कैलकुलेट कर लें, फिर उसके बाद सॉल्यूशन पे आप देखिएगा वर्क यहां पर जो होगा वो एरिया ऑफ द सर्कल के बराबर होगा, एरिया ऑफ द सर्कल के बराबर होगा। अब सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पे हम आर कहां से लेकर आए, रेडियस तो है नहीं है हमारे पास, तो जरा गौर से देखें। ऐसे एमसीक्यू में आप सबसे पहले तो देखें रेडियस, ये डायमीटर होगा ना यहां से यहां तक, ये डायमीटर होगा, यहां से यहां तक ये भी डायमीटर होगा। अच्छा ये डायमीटर कितना आएगा, आप देखें 30 माइनस 10 करें 20 आता है। ये डायमीटर यहां से भी करके देख लें 30 माइनस 10 20 आता है, मगर हमें तो रेडियस चाहिए तो डायमीटर 20 आए। डायमीटर कितना है 20, तो जो रेडियस होगा वो जाहिर बात है रेडियस जो होगा वो इसका हाफ होगा और वो कितना होगा 10 होगा।
इसका भी बेशक आप देख लें, यानी रेडियस जो है वो बेसिकली कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो इस एमसीक्यू में भी जब रेडियस 10 आ गया है, यूनिट्स तो सारे एसआई यूनिट में, इसलिए यूनिट को हमें पुट करने की जरूरत नहीं है, 10 और रेडियस का स्केयर, तो हमारे पास आ गया 100 पाई, और जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, जूल आएगा, या पाई इंटू 10 रेज टू पावर 2 जूल, तो डेट इज ओवर आंसर।